टेथर यानी कि यूएसडीटी एक ऐसा स्टेबल कॉइन है कि जो इस टाइम क्रिप्टो मार्केट पे राज कर रहा है। कोई भी और स्टेबल कॉइन इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं रखता कि जितना बड़ा टेथर रखता है, और ये अक्सर खौफ महसूस किया जाता है टेथर की कुछ मसलों की वजह से, उनके ऑडिट ना करवाने की वजह से और ये प्रूफ न देने की वजह से कि उनके एक स्टेबल कॉइन के पीछे एक डॉलर मौजूद है, कि भाई टेथर के ऊपर जो है ना कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है और उसको लेकर कहीं टेथर का भी वही हशर तो नहीं होगा जो यूएसटी का हुआ था एक वक्त में। आप लोगों को याद होगा कि लूना का एक स्टेबल कॉइन था यूएसटी के नाम से, बड़ा प्रॉमिसिंग कॉइन था वो, और बहरहाल एक दिन के अंदर ही उसकी बर्बादी का आगाज़ हुआ था और बड़े लोगों का पैसा जो है उसमें डूबा था। और टेथर को लेकर अक्सर औकात ये फील किया जाता है कि भाई टेथर तो उस ज़्यादा मामलात के अंदर गिल्टी है, और कई बार जो है ना टेथर के अबाउट कई नेगेटिव खबरें भी सुनने को मिलती है। तो कहीं टेथर का स्टेबल कॉइन डीपेग हो गया तो फिर आखिर मार्केट का क्या हशर होगा, इन्वेस्टर का क्या हशर होगा जो यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर इसके अंदर रख के बैठे हुए। और आप लोग जानते हो कि लास्ट डेज के अंदर एक फंड मार्केट में आया था जहाँ पे यूरोपियन यूनियन के अंडर आने वाली जो तमाम ममालिक हैं वो वहाँ पे बैन करने जा रहे थे टेथर को, और एक प्रॉपर फैसला किया गया था कि अब अगर आप लोग किसी ऐसी कंट्री में रहते हो तो यूरोपियन यूनियन के अंडर आती है तो फिर आप लोग यूएसडीटी को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। बट इसके लिए एक टाइम लिमिट दी गई थी, एक टाइम फेस दिया गया था कि आप लोग जो है ना 13 दिसंबर 2024 तक अपने स्टेबल कॉइन्स को कन्वर्ट कर लो, तो उसके बाद जो पाबंदी जो है ना यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे नए साल के साथ ही टेथर के ऊपर यूरोपियन यूनियन के अंडर कंट्रीज़ के अंदर काम करने में पाबंदी है, और एक बड़ा फंड है जाहिर सी बात है मार्केट के लिए जो हमारे सामने बैठा हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों वैसे फंड जो है ना वाहिद फंड नहीं है, अगर टेथर को लेकर देखा जाए बहुत सारे दीगर फंड है लास्ट डेज के अंदर। कॉइन बेस ने भी इसीलिए टेथर को डिलिस्ट कर दिया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे मामलात हैं तो जिसको लेकर जो है ना लोग अक्सर औकात पैनिक करते रहते हैं। तो क्या यहाँ पर आप लोगों को परेशान होना चाहिए? क्या आप लोगों को यहाँ पर अपने स्टेबल कॉइन्स की होल्डिंग को लेकर परेशान होना चाहिए? तो इसका जवाब मेरे भाई बिल्कुल सादा सा है कि फिलहाल अगर आप लोग यूरोपियन यूनियन के अंडर किसी कंट्री में नहीं रहते हो तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा फंड फिलहाल मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से मैं ये कहूँ कि भाई ये यूएसडीटी जो है वो डीपेग होने जा रहा है। एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और एक बड़ा पैसा इसके पीछे मौजूद है। बट आप लोग एक और बात भी जानते हो क्रिप्टो मार्केट के बारे में कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है ना 100% नहीं होती है। कोई बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में गारंटेड ये कहा जा सके कि ये प्रोजेक्ट जो है तबाह बर्बाद नहीं हो सकता। और हमने देखा है कि लूना जैसा प्रोजेक्ट जो इस टाइम इतना बड़ा प्रोजेक्ट था वो किस तरीके से रातों रात बर्बाद हुआ। तो हमें हमेशा जो है ना एक रिस्क फैक्टर जहन में रख के चलना चाहिए। जिस तरीके से बाकी सारी की सारी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको आप डाइवर्सिफाई करते हो, अपना सारे का सारा पैसा एक क्रिप्टो में नहीं लगाते हो, वैसे ही स्टेबल कॉइन्स भी होते हैं। मैंने अक्सर औकात आपको समझाया है कि आप लोग जो है ना अपने स्टेबल कॉइन्स की होल्डिंग्स को भी डाइवर्सिफाई करो। आपका सवाल यहाँ पर ये होता है क्या सी भाई मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन जो है वो यूएसडीटी के पेयर में होते हैं और काफ़ी सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो दूसरे पेयर्स में नहीं है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो, कुछ पैसे जो फौरी तौर पे आपने इस्तेमाल करना है वो आप टेथर में रख लो, यानी कि 40% आप एज्यूम कर लो कि आपने टेथर में रख लिया। उसके अलावा कुछ पैसा आप लोगों ने अपना एफडी यूएसडी में रख लिया जो कि बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है, प्रॉपर उसका ऑडिट हुआ है, पूरी की पूरी का एक्सचेंज की बैक है उसके पीछे। इसके अलावा कुछ पैसा आप लोग यूएसडीसी में भी रख सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा कि अल्लाह ना करे अगर कोई बड़ा फंड आ जाता है तब भी जो है ना आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जो है रिस्क पर नहीं होगी। याद रखो अगर मार्केट में आपका थोड़ा सा लॉस होता है ना आप उसको रिकवर कर सकते हो, पर 100% लॉस हो जाता है तो फिर वो रिकवरेबल नहीं होता। तो चाहे इसका रिस्क जो है वो बहुत कम है, इवन मैं कहूँगा 1% भी नहीं है, बट फिर भी बहरहाल आप लोगों को अपने स्टेबल कॉइन्स की होल्डिंग्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इमरजेंसी में ना सही, क्योंकि यहाँ फिलहाल बताया जिसके मैंने भी कि इमरजेंसी वाला मामला नहीं है, बट फिर भी आप लोग जो है ना यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की तरफ जाओ ताकि आप लोगों की जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो यहाँ पर प्रॉपर डाइवर्सिफाई हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये एक फंड था जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। इसके अलावा क्रिप्टो मार्केट की हम बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम क्योंकि इस टाइम बहुत कम है तो जाहिर सी बात है एक साइडवेज सी मूवमेंट आपको दिख रही है। वॉल्यूम इसलिए कम है, आप लोग जानते हो कि इस टाइम हॉलीडेज चल रहे हैं, क्रिसमस गुजर चुकी है, न्यू ईयर आगे आना है, और ये सारे के सारे डेज जो चल रहे हैं सारे के सारे हॉलीडेज़ के दिन हैं। जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े मार्केट मेकर्स हैं, वो इस टाइम जो है ना यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं और छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं। चाहे पैसा मार्केट से बाहर ना भी निकालें वो लोग, तो कम से कम नया पैसा हमने देखा है कि इन दिनों के दरमियान जो है ना मार्केट में कम ही आता है। और बिटकॉइन भी और ऑल्ट कॉइन भी इस टाइम इसी रीज़न की वजह से आपको दबाव का शिकार देख करें। तो यहाँ बहरहाल हम यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे थोड़े से आपको टेक्निकल एनालिसिस देते हैं कि इस टाइम क्या चल रहा है।
अब BTC का चार्ट मेरे पास ओपन है 4 घंटे के अंदर। यहाँ पे मैं टेक्निकल एनालिसिस दूंगा आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम के, यानी कि इंट्राडे लेवल पे। जाहिर सी बात है कमिंग डेज के अंदर हॉलीडेज चल रहा है, तो हमें इन्हीं दिनों के दरमियान देखना है कि बिटकॉइन कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा मूव कर सकता है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि 92,000 पे रिट्रेसमेंट के बाद जब बिटकॉइन रिकवर हुआ और $1,00,000 के पास गया, तो वहाँ पर मैंने आपको लाइव सेशन के अंदर भी और एक वीडियो के अंदर भी क्लियर कट वन साइडेड बताया था कि यहाँ से मैं रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर एक इम्बैलेंस एरिया था, वो फिल्ड आउट हुआ था और उसके बाद एक रिजेक्शन मिली थी हमें। और सेकंड चीज़ जो कि ज़्यादा बड़ी चीज़ थी कि नीचे हमारे पास इक्वल लोज मौजूद थे, काफ़ी लिक्विडिटी मौजूद थी। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट मेकर्स जो है ना इस लिक्विडिटी को उड़ाएंगे, और उसके बाद हुआ ही वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह कि मार्केट ने उस लिक्विडिटी को लिया, जो यहाँ पर मौजूद थी लिक्विडिटी उसको उड़ाया। बट जो नीचे इक्वल लोज मौजूद है ना, वो यहाँ पर अभी तक फिल्ड आउट नहीं हुए। और अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बिटकॉइन जो है ना एक पेंडुलम की तरह इस टाइम हवा में झूल रहा है। अब ये हमारा जो है ना एक रेजिस्टेंस जोन है, खास तौर पे इन दिनों के दरमियान। नए साल जब स्टार्ट होगा वहाँ तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉल्यूम मार्केट में आएगा, तो मार्केट दोबारा से एक बुलिश मूव की तरफ जाएगी। बट बहरहाल क्योंकि फिलहाल हॉलीडेज चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने विजिलेंट रहना है। वैसे भी यहाँ पर जो इक्वल लोज है नीचे, वो अभी तक अनफिल्ड है और लिक्विडिटी जो है यहाँ स्टिल पेंडिंग है। तो इसी रीज़न की वजह से ये एरिया जो है ना हमारे लिए अभी भी रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि इक्वल हाइज और इक्वल लोज जो है मार्केट मेकर्स के लिए कितनी बड़ी मछली होती हैं, और वो नॉर्मली इसको लेके भी जाते हैं। यहाँ पे आप देखो कि बिटकॉइन यहाँ से इम्बैलेंस को फिल्ड आउट करने के बाद रिजेक्शन ले चुका था, बट उस बीच में यहाँ पर जो है ना देखो तो इक्वल हाइज बन गए थे। ये इक्वल हाइज जब बने हैं ना, तो यहाँ पर बिटकॉइन ने मार्केट मेकर्स ने इसको नहीं छोड़ा है। नोट करो कि उसके ऊपर मार्केट गई है और उसके बाद से उसके ऊपर लिक्विडिटी लेने के बाद जो है ना मार्केट दोबारा नीचे आई है। तो इसीलिए इक्वल हाइज इक्वल लोज जब पड़े हुए ना किसी साइड पे, तो आप लोग खास तौर पर जो है ना विजिलेंट रहना चाहिए। और स्टिल आपके सामने मौजूद है कि नीचे इक्वल लोज मौजूद हैं, लिक्विडिटी भी मौजूद है। तो इन दिनों के दरमियान जो ये लिक्विडिटी है ना, ये यहाँ पे खतरे में है और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना आप लोगों ने कॉशियस रहना है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ मिड टर्म लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो, आप लोग स्पॉट के अंदर होल्डिंग कर रहे हो या फिर नई बाइंग करना चाह रहे हो, तो एक और बात बता दूं जो बार बार समझा रहा हूँ कि उसको लेकर ना तो आपने पैनिक करना है और ना ही यहाँ पर डरना है मार्केट को देखकर, मार्केट की नेगेटिविटी को देखकर। क्योंकि यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी रैली से पहले जो खामोशी मार्केट में चल रही है, ये एक्यूमुलेशन पीरियड चल रहा है। तो यहाँ पर आप भी किसी ऑल्ट कॉइन को लेना चाह रहे हो, किसी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो आप लोगों को पार्ट्स में करनी चाहिए और उससे नहीं घबराना चाहिए। अब ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन का टेक्निकल सिनेरियो। इसके अलावा बात करें फंडामेंटली, तो नया साल आ रहा है। नए साल में जनवरी के महीने में काफ़ी बड़े बड़े इवेंट हैं, काफ़ी बड़े बड़े बुलिश इवेंट हैं। वैसे भी यहाँ पर हॉल्विंग ईयर के बाद जनवरी के महीने के बारे में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बुलिश होगा। ऑल्ट कॉइन्स वहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। माजी में भी देखा गया है, 2021 में देखा गया है, उससे पहले 2017 में भी देखा गया है। तो यहाँ पर इस साल भी एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट एक अच्छे मूव की तरफ जाएगी और इसी बीच में काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स ऐसे होंगे जो अच्छी रैली की तरफ जाएंगे। अब आप लोग जानते हो कि जनवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी भी है, जो खुद में एक बुलिश इवेंट है, और उसी टीम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एलॉन मस्क भी शामिल होंगे। तो इसी रीजन की वजह से दो ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं कि जिन पर आप लोगों ने खास तौर पे नजर रखनी है नए साल में, जनवरी के महीने में। और वो दो कौन से ऑल्ट कॉइन है? उनमें पहला ऑल्ट कॉइन तो है डॉज कॉइन, और उसका रीजन भी ऑब्वियस है कि एलॉन मस्क इसके पीछे हैं। एलॉन मस्क का ये ऑल्ट कॉइन है और उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो कायम किया है उसका नाम भी डॉज रखा है उन्होंने। तो आप समझ सकते हो कि एलॉन मस्क डॉज कॉइन के बारे में आगे जाकर क्या क्या नहीं कर सकते। तो इसी रीजन की वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉज कॉइन जो है ना एक अच्छे मूव की तरफ जा सकता है। तो अगर तो पहले से मौजूद है आपके पास डॉज कॉइन, तो आप स्टिल उसको होल्ड कर सकते हो। इसके अलावा अगर मौजूद नहीं है तो इन दिनों के दरमियान जो है एक एंट्री बनाई जा सकती है। बट उस सूरत में ये चीज़ हमें यहाँ पर रखनी है कि मीम कॉइन है और वॉल्टाइल कॉइन होते हैं मीम कॉइन। अगर मार्केट ऊपर नीचे होती तो ज़रा ये भी ऊपर नीचे होगा। कम से कम 2 से 3 पार्ट्स के अंदर आपको एंट्री बनानी है। उसका रीज़न ये है कि वॉल्यूम इस टाइम मार्केट में कम है और यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि पम्प से पहले ये डंप भी ले सकता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे जो करीब तरीन सपोर्ट बनती है इसकी वो 0.262 की बनती है। आप लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, या फिर अगर यहीं पे एंट्री लेना चाह रहे हो मार्केट रेट पे, तो उस सूरत में आप एक एंट्री यहाँ ले लो, सेकंड एंट्री यहाँ बना लो और एक एंट्री साइड पे रखना, ताकि अगर मौका मिले आपको मजीद नीचे बाइंग करने का तो वहां पे आप इसको डीसीए कर पाओ। डॉज कॉइन के बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन आप लोगों को नजर में रखना है जनवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी से पहले, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसमें भी एक नया पंप, एक नई रैली हम देख सकते हैं, वो है XRP। बट इसके बारे में एक नेगेटिव न्यूज़ भी है, आप लोगों ने वो भी मद्देनजर रखनी है, वो भी जहन में रखनी है। और आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग इससे पहले एक्यूमुलेट करना चाहो या फिर उसके बाद एक्यूमुलेट करना चाहो। पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसकी वो नेगेटिव न्यूज़, इसकी वो अपडेट,
और खबर यह है कि रिपल यहाँ पे $1 बिलियन के XRP 1 जैन 2025 को अनलॉक करने जा रहा है और उसके बाद $1 बिलियन के मजीद भी XRP अनलॉक होंगी। टोटल $2 बिलियन के XRP यहाँ पे अनलॉक होने जा रहे हैं। एक बड़ा अनलॉक है और यहाँ पे अगर आप समझो तो इतने बड़े अनलॉक के बाद इन्वेस्टर्स में पैनिक भी फैल सकता है। XRP की प्राइस भी यहाँ पे डंप कर सकती है अगर टोकन मार्केट में डंप होते हैं। बट यहाँ पर कुछ एनालिस्ट ये बात भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो इनकी कम्युनिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी बात सुनी जाती है। इसके अलावा जो अनलॉक होने जा रहा है वो टोटली टीम का अनलॉक है। ये टोकन जो लॉक किए गए थे यहाँ पे ऑपरेशन कॉस्ट को पूरा करने के लिए लॉक किए गए थे। तो यहाँ पे देखना होगा कि रिपल यहाँ पर इन टोकन्स को मार्केट में पूरा डंप करता है, थोड़ा डंप करता है या बिल्कुल डंप नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर आगे चल के ऑल्ट सीजन भी ट्रिगर होना है और यहाँ पर अगर टीम सारे के सारे टोकन मार्केट में डंप करती है तो प्रोजेक्ट पे भी बुरा असर पड़ेगा। तो यहाँ पर इसीलिए 1 जनवरी 2025 को ही प्रॉपर कंफर्म होगा कि टीम क्या फैसला करती है। बट बहरहाल ये फंडामेंटल अपडेट मार्केट में मौजूद है तो मैंने आप तक पहुंचा दी है। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। भाई की दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।